नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएल 10 पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन। इस वीडियो की खास बात है कि हर क्वेश्चन के साथ आपको उसके एग्जाम क्वेश्चन और जो कंसेप्ट है उसको भी कवर करेंगे, यानी एक क्वेश्चन पढ़कर आप उस टॉपिक के कई क्वेश्चन की तैयारी एक साथ कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट PYQ सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी आर स्टेरिलाइज बाय विच मेथड। लेबोरेटरी में मेटल से बने हुए जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा तरीका जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन ए रेड हीट, ऑप्शन बी क्लोरोहेक्सिडीन, ऑप्शन सी ऑटोक्लेव, ऑप्शन डी अल्कोहल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है ऑटोक्लेव। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं इससे जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो इस स्लाइड में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो फर्स्ट बात करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन कंडीशन की। इस बॉक्स में आपको दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मेथड की टेम्परेचर और टाइम बताई गई है। तो फर्स्ट है हमारा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन जो कि ड्राई हीट का टाइप है, जो कि 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 आवर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक है इसमें हॉट एयर ओवन में इसमें बिना नमी की गर्म हवा से स्टेरिलाइजेशन होता है। एक है ऑटोक्लेव जो कि मॉइस्ट हीट का टाइप है। ये एक तरह का प्रेशर कुकर जैसा होता है। इसके स्टेरिलाइजेशन कंडीशन की बात करें तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए और 15 PSI मीन्स पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर लगता है इस पर। ठीक है, अब बात करते हैं पास्चुराइजेशन की, जो कि इम्पोर्टेंट की जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह तरीका जो है यूज्ड फॉर बिवेगर्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क। यह तरीका लिक्विड जैसे कि मिल्क बिवेरेज के लिए यूज होता है। इसका मकसद होता है कि जो बीमार करने वाला जर्म्स है उसको कम करना होता है पास्चुराइजेशन का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में दूध को जो है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और फिर नेक्स्ट होता है फ्लैश मेथड, जो कि दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 20 सेकेंड के लिए तेजी से गर्म करते हैं और फॉलोड बाय कूलिंग टू 30 डिग्री सेल्सियस, और फिर तुरंत 13 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 72 डिग्री, जो कि फ्लैश मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 72 डिग्री सेल्सियस पर 20 सेकेंड के लिए करते हैं और फिर तुरंत 13 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं। फिर ऑल नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस आर किल्ड एक्सेप्ट कोजिलिया बर्नेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। देखिए करा कि इस तरीके से लगभग सारे पैथोजन तो मर जाते हैं, लेकिन जो कोक्सिला बर्नेटी है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि टेम्परेचर को भी झेल लेता है। कौन है? कोक्सिला बर्नेटी, जो कि किल नहीं होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एयर फिल्ट्रेशन। ठीक है, एयर फिल्ट्रेशन में जो कि हवा को साफ और बैक्टीरिया फ्री करने के लिए फिल्टर का यूज होता है, एयर फिल्ट्रेशन। तो इससे पहला हेपा फिल्टर। ठीक है, हेपा फिल्टर क्या करता है? फिल्टर रिमूव्स 99.97% ऑफ पार्टिकल्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.3 माइक्रोमीटर। देखिए हेपा फिल्टर क्या करता है, ये हवा में से 0.3 माइक्रोमीटर या उससे बड़े साइज के 99.97 जो पार्टिकल्स या फिर बैक्टीरिया होते हैं उसको रोक देता है। कौन? हेपा फिल्टर। 99.97%, इसको याद रखता है। नेक्स्ट अल्फा फिल्टर। अल्फा फिल्टर क्या करता है? रिमूव्स फ्रॉम द एयर 99.999% ऑफ पार्टिकल्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.12 माइक्रोमीटर। कह रहा है कि अल्फा फिल्टर जो है ये इससे भी ज़्यादा एडवांस होता है। ये हवा में 0.12 माइक्रोमीटर या उससे भी बड़े साइज को 99.99% पार्टिकल को साफ कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब देखने वाले हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को, जो कि आपको नोट डाउन करना है, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स और उसके मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन। ठीक है, यहाँ बात थी मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मेटालिक जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए ऑटोक्लेव यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पैरामीटर दिए गए जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए कौन सा स्टेरिलाइजेशन यूज किया जाता है? तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, पैराफिन, ग्लास सिरिंज, फ्लास्क, फैट, ग्लिसरॉल, इसके लिए हॉट एयर ओवन यूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं जैसे वैक्सीन, सेरा, एंटीबायोटिक, शुगर सोल्यूशन, एंटीबायोटिक एंड बॉडी फ्लूइड्स के लिए फिल्ट्रेशन।
ना, मिल्क के लिए पास्चुराइजेशन करते हैं ना, और कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए H2O2। तो ये सारे स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बाय डीजनरेशन ऑफ व्हिच ल्यूकोसाइट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारकोट लेडन क्रिस्टल है किस ल्यूकोसाइट के टूटने मीन्स डीजनरेशन होने से बनता है। चारकोट लेडन क्रिस्टल किस ल्यूकोसाइट के टूटने से बनते हैं। देखिए ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी बेसोफिल, ऑप्शन सी इओसिनोफिल, ऑप्शन सी मोनोसाइट। तो देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर है इओसिनोफिल। कौन सा है? इओसिनोफिल। देखिए तो क्रिस्टल पे से बनने के हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ चारकोट लेडन क्रिस्टल की क्रिस्टल बनता किस तरह से, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो पहला होता है इओसिनोफिल का डी जेनरेशन होता है। सबसे पहले इओसिनोफिल नाम की जो WBC है उसका टूटना शुरू होता है, मीन्स डी जेनरेशन शुरू होता है। फिर उसके बाद होता है लिबरेटेड ग्लाइटिन 10। जब ये सेल टूटती है तो इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन निकलता है जिसे क्या कहते हैं, देखिए जिसे लिबरेटेड गैलेक्टिन 10 कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गैलेक्टिन 10। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, है ना, जो कि एक प्रोटीन है। जब ये सेल टूटती है तो इसके अंदर से एक स्पेशल प्रोटीन निकलता है ना, जिसे गैलेक्टिन 10 कहते हैं। ठीक, अब देखिए फिर एक गैलेक्टिन 10 प्रोटीन, जो एक गैलेक्टिन 10 प्रोटीन है, आपस में जुड़कर क्रिस्टलाइन रूप लेती है। आपस में जुड़कर जो होती है क्रिस्टलाइन रूप ले लेती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? चारकोट लेडन क्रिस्टल बोलते हैं। इसी को हम लोग चारकोट लेडन क्रिस्टल बोलते हैं ना। जो इओसिनोफिल के डीजेनरेशन था और जो गैलेक्टिन प्रोटीन था, दोनों जुड़कर क्या ले लेते हैं? क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग चारकोट लेडन क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, इओसिनोफिल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टिक स्टेज इज नॉट सीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टिक स्टेज इज नॉट सीन। अरे किस पैरासाइट की लाइफ साइकिल में जो है सिस्ट स्टेज नहीं पाई जाती, उसमें सिस्ट जो स्टेज है वह नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है एच नैना, ऑप्शन बी टीनिया सोलियम, ऑप्शन सी इंटअमीबा गिंगेवालिस, ऑप्शन डी टीनिया सेजिनिटा। तो देखिए आप समझते हैं, ऑप्शन ए है एच नैना। इसको पहले समझ लेते हैं, एच नैना है। ठीक है, देखिए अभी एच नैना क्या करता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ऑप्शन को जो दिया हुआ हमारा हेम्नोलिप्सिस नैना। ठीक है, इसमें सिस्टिसर्कोइड लार्वा स्टेज मिलती है। इसमें कौन सी? सिस्टिसर्कोइड जो लार्वा स्टेज मिलती है। कौन? हेम्नोलिप्सिस नैना में। अब खास बात है कि इसके पास एक सॉलिड बॉडी होती है, इसके पास एक सॉलिड बॉडी होती है और रोस्टेलम भी होता है, एक रोस्टेलम, और हुक्स या सकर के साथ एक अस्कोलेक्स सिर भी होता है। हुक्स एंड सकर के साथ एक अस्कोलेक्स सिर भी होता है, जो है ना। देखिए खास बात क्या है कि इसके पास एक सॉलिड बॉडी हो गई और एक रोस्टेलम हो गया, और हुक्स ना, इन्वर्टेड स्कोलेक्स भी था, हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड अस्कोलर्स के साथ एक हुक्स एंड सकर के साथ एक अस्कोलेक्स सिर होता है। यानी इसकी अपनी एक सिस्टिक या लार्वल फॉर्म होती है। यही होता है जो सिस्टिक या फिर लार्वल फॉर्म होती है। ठीक है, हेम्नोलिप्सिस नैना की तो इसकी सिस्टिक स्टेज है, जो कि सिस्टिसर्कोइड लार्वा है। अब एक है टीनिया सोलियम। इसमें सिस्टिसर्कस सेलुलोसी जो कि ब्लैडर फॉर्म है, सिस्टिसर्कस सेलुलोसी स्टेज मिलती है, जैसे आम भाषा में ब्लैडर फॉर्म भी कहते हैं, जैसे आम भाषा में ब्लैडर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए खास बात है कि ये इंसान के ब्रेन में जाकर सिस्ट बना सकता है, इंसान के ब्रेन में जाकर यह सिस्ट जो है बना सकता है, जिससे कि न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस कहते हैं। इसमें इन्वर्टेड स्कोलेक्स विथ हुक्स, इसमें स्कोलेक्स के हुक्स और सकस दोनों होते हैं, इसमें स्कोलेक्स के हुक्स और सकस दोनों होते हैं, इसमें टीनिया सोलियम में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटमीबा गिंगोवैलिस की। देखिए एंटमीबा गिंगोवैलिस, इसमें ट्रोफोजोइट स्टेज पाई जाती है, ट्रोफोजोइट स्टेज पाई जाती है, इसमें एंटमीबा गिंगोवैलिस में। देखिए ये जो है हमारे माउथ में रहता है, एंटमीबा गिंगोवैलिस हमारे माउथ में रहता है और सिर्फ ट्रोफोजोइट फॉर्म में ही एक से दूसरे इंसान में फैलता है ना। अब इसमें न्यूक्लियस, सूडोपोडियम और खाए हुए जो आरबीसी है, बैक्टीरिया है, ये दिखते हैं ना। तो इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर है एंटमीबा गिंगोवैलिस है। इसमें सिस्टिक स्टेज नहीं होता है, सिर्फ ट्रोफोजोइट स्टेज होता है, जो कि यही दिखता है। अब एक है टीनिया सेजिनेटा ना, इसमें सिस्टिस सर्कस बोविस स्टेज मिलती है। कौन सा? सिस्टिस सर्कस बोविस स्टेज मिलती है, जिसे बीफ ब्लैडर वर्म कहते हैं, जिसे बीफ ब्लैडर वर्म कहते हैं, जिसे बीफ ब्लैडर वर्म कहते हैं। इसमें इसके जो स्कोलेक्स है उसमें सिर्फ सकस होते हैं, इसमें सिर्फ सकस होते हैं, है ना, नो, जिसमें हुक्स नहीं होते हैं, है ना। पर इसकी भी सिस्टिक स्टेज होती है, सिस्टिक सर्कोइड बोविस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो गया? एंटमीबा गिंगोवैलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टिक स्टेज इज नॉट सीन? एंटमीबा गिंगोवैलिस, है ना। कौन सा होता है? इसमें ट्रोफोजोइट स्टेज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्सोनाइजेशन इज, क्या है? ऑप्सोनाइजेशन इज, देखिए कि जो नीचे दिए गए हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में से जो कौन सा ऑप्सोनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है? जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आपको दिया गया इसमें से कौन सा है जो कि ऑप्सोनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए C4A, ऑप्शन बी C5A, ऑप्शन सी C3B, ऑप्शन डी C4B। देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। पहले समझ लेते हैं ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस क्या है ना। देखिए तो स्टेज 1 जो है इनकाउंटर एंड रिकॉग्निशन, जो कि अनकोटेड होता है, इसको समझते हैं। शुरुआत में क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया जो कि टारगेट सेल होती है उस पर कोई कोटिंग नहीं होती, है, तो वह जो होती है बहुत ही स्मूथ होती है, कोटिंग नहीं में वह बहुत ही अभी स्मूथ है स्टेज 1 में। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी बॉडी के जो फाइगोसाइटिक सेल है जो कि बैक्टीरिया को खाती है उसे ठीक से पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वह बहुत ही स्मूथ है, जिससे कि फाइगोसाइटिक सेल ठीक से पकड़ नहीं पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेज 2 की, जो कि C3B अटैचमेंट है, जिससे कि कोटिंग होती है इसमें। अब सीन में आता है C3B प्रोटीन। कौन? C3B प्रोटीन, जिसे की ओप्सोनिन कहा जाता है। C3B प्रोटीन जिसे की ओप्सोनिन कहा जाता है, इसको अच्छे समझते हैं। देखिए C3B प्रोटीन जिसे कि ओप्सोनिन भी कहा जाता है, ये हुक की तरह काम करता है ना, प्रोटीन हुक ओप्सोनिन, जिसे जो कि हुक की तरह काम करता है। अब ये C3 प्रोटीन टारगेट सेल के चारों ओर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और उस पर एक कोटिंग बना देते हैं। इसकी जो यही पूरी प्रोसेस है उसको ही ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, है ना। क्या होते हैं, इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं और इसी को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 3, द ग्रिप एंड इंगल्फेंट ना, जो कि अब कोटेड होगा उस पर। देखिए इसमें क्या होता है स्टेज 3 में, जब टारगेट सेल पर C3B की कोटिंग हो जाती है, टारगेट सेल पर C3B की कोटिंग अच्छे से हो गई है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं।
तो फाइगोसाइटिक सेल के पास एक स्पेशल रिसेप्टर होता है। ये जो फाइगोसाइटिक सेल है इसके पास एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसे CR1 रिसेप्टर या C3 भी बाइंडिंग कहते हैं। ये CR1 रिसेप्टर और C3 भी आपस में लॉक एंड की तरह फिट हो जाते हैं और इससे फाइगोसाइट को मजबूत ग्रिप मिलती है और वो बैक्टीरिया को आसानी से इंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, जिसे फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, जिसे फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन रिसेप्टर ग्रिप एंश्योर सिक्योर एन अटैचमेंट एंड एक्टिव इंगल्फिंग, फिर फाइगोसाइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? C3B। ओके, आई होप समझ में आ जाएगा गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरुलेशन ऑफ बैक्टीरिया अकर्स एट। बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन किस फेज में होती है? बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन जो होती है किस फेज में होती है? ऑप्शन ए डिक्लाइन फेज, ऑप्शन बी लैग फेज, ऑप्शन सी लॉग फेज, ऑप्शन डी स्टेशनरी फेज। देखिए ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है, देखिए ग्राफ में समझते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम है, ये एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ सेल्स है इधर। ठीक, अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के 4 फेज होते हैं। कौन कौन? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज होते हैं। ये तो सभी को पता है। अब इस चारों फेज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट आता है लैग फेज। कौन सा? लैग फेज। इसमें क्या होता है? इस फेज में बैक्टीरिया का नंबर जो है नहीं बढ़ता है, बल्कि इसमें वो नए माहौल में ढलने की कोशिश करता है। लैग फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया का नंबर तो नहीं बढ़ता है, लेकिन वो अभी उस माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, जो याद रखने वाली बात है, देखिए उसको समझते हैं हम। इसमें मेनली क्या होता है? इसमें एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, इनक्रीज जो होते हैं, बढ़ते हैं और सेल का साइज मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मीन्स सबसे बड़ा हो जाता है लैग फेज में। ठीक है, ताकि आगे डिवाइड हो सके। फिर आता है लॉग फेज। ठीक, लॉग फेज जिसे कि एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। इस फेज में बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। सेल्स यूनिफॉर्मली स्टेन एंड एक्टिव। देखिए बहुत तेजी से तो मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस फेज में सेल जो होता है यूनिफॉर्मली स्टेन होते हैं, यानी लैब में टेस्ट करने पर उसे साफ दिख सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली स्टेन होते हैं और सबसे ज़्यादा बायोकेमिकली एक्टिव होते हैं लॉग फेज में। बायोकेमिकली एक्टिव जो होते हैं लॉग फेज में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज, इस फेज में नए बनने वाले बैक्टीरिया और जो मरने वाले बैक्टीरिया उसकी संख्या बराबर हो जाती है, यानी खाना कम होने लगता है और उसमें क्या होगी, टॉक्सिसिटी जो होती है बढ़ने लगती है। अब इस फेज में क्या होता है? स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स, स्पोर्स, एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसिन। देखिए इस फेज में बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए स्पोर्स, ग्रेन्यूल्स, एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोसिन बनाने लगते हैं। ठीक है, स्टेशनरी फेज में। तो स्पोर्स किस में बना? स्टेशनरी फेज में। याद रखने वाली बात है, एग्जाम में किसी से भी आ सकता है क्वेश्चन। ग्रेन्यूल्स, स्पोर्स, एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसिन किस फेज में? स्टेशनरी फेज में। अब आता है डिक्लाइन फेज या डेथ फेज इसको बोलते हैं। देखिए अब डिक्लाइन, अब क्या होता है डिक्लाइन फेज में? खाना पूरी तरह खत्म हो गया है और टॉक्सिन्स बढ़ने की वजह से, खाना खत्म हो गया तो टॉक्सिसिटी बढ़ी थी। अब टॉक्सिन्स की बढ़ने की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया मरने लगते हैं। बैक्टीरिया मरने लगते हैं और ग्राफ की लाइन जो होती है नीचे गिरने लगती है। अब इस फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया के अजीबो गरीब शेप बनने लगते हैं। बैक्टीरिया की जो होती है अजीबो गरीब शेप बनने लगती है, जिससे कि इनवोल्यूशन फॉर्म्स कहते हैं। तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है? प्रोड्यूस इनवोल्यूशन फॉर्म। इनवोल्यूशन फॉर्म का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया के अजीबो गरीब शेप में कन्वर्ट होने लगता है, इसी को इन्वोल्यूशन फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो बात क्वेश्चन की क्या थी? देखिए स्पोरुलेशन ऑफ बैक्टीरिया अकर ना, तो कौन से फेज में? स्टेशनरी
फेज में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और इसमें देखिए यहाँ पर आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की 4 टिपिकल फेज भी दिए गए, लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज, इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, सब समझा चुका हूँ। स्टेशनरी फेज जो कि सर्वाइवल मोड होता है, डिक्लाइन फेज जो कि डेथ फेज होता है ना, यही सब है। इसमें नंबर इंक्रीज नहीं होता है, इसमें कोलोनल प्रोलिफरेशन होता है ना, इसमें पॉपुलेशन बैलेंस होता है ना, पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है, नीचे जाता है। ठीक, तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर डायग्नोस्टिक इंडिकेशन ऑफ बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सीज। देखिए क्वेश्चन का पहले समझते हैं, कह रहा है कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे डायग्नोसिस करने के लिए बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी करना सबसे या मेजर इंडिकेशन होता है ना, मेजर डायग्नोस्टिक इंडिकेशन। यहाँ नहीं, देखिए इसको समझते हैं। कह रहे कौन सी ऐसी बीमारी जिसे डायग्नोस करने के लिए बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी करने की सबसे जरूरी या मेजर इंडिकेशन होता है। ऑप्शन ए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी अप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी गौचर या नून। देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, पहले समझते। देखिए बोन मैरो को, तो बोन मैरो को टेस्ट करने के लिए आपको पता है कि 2 तरीके होते हैं। कौन सा होता है, एक तो होता है बोन मैरो एस्पायरेशन और एक होता है बोन मैरो बायोप्सी जो कि ट्रिफाइन बायोप्सी है। ठीक है, अब बोन मैरो एस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें मैरो का जो लिक्विड पार्ट खींचा जाता है, इसमें मैरो होता है उसका लिक्विड पार्ट खींचा जाता है, और इससे इस सेल्स की डिटेल्स देखने के लिए अच्छा होता है कौन, बोन मैरो एस्पायरेशन। अब बोन मैरो बायोप्सी की बात करते हैं। बोन मैरो बायोप्सी, इसमें एक स्पेशल नीडल से बोन मैरो का एक सॉलिड टुकड़ा निकलता है। क्या इसमें सॉलिड टुकड़ा मीन्स टिश्यू का कोर लिया जाता है, निकाला जाता है ना, किसे बोन मैरो एस्पायरेशन में। अब समझते हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया में ही क्यों, ठीक है, ट्रिफाइन बायोप्सी क्यों किया जाता है, इसको समझते हैं। देखिए अप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन मैरो ब्लड सेल्स बनना बंद या बहुत ही कम हो जाता है, यानी मैरो बिल्कुल खाली हो जाती है और उसकी जगह क्या लेती है, उसकी जगह फिर फैट लेने लगती है। ठीक है, अब जब हम अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट की ट्रिफाइन बायोप्सी करते हैं, अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट की जब ट्रिफाइन बायोप्सी करते हैं तो हमें साफ दिखता है कि बोन मैरो के सेल्स बहुत ही कम है, वहाँ सिर्फ फैट सेल्स दिखती है, वहाँ सिर्फ फैट सेल्स दिखती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, अप्लास्टिक एनीमिया। राइट आंसर कौन सा हो गया, अप्लास्टिक एनीमिया। अब बाकी ऑप्शन को समझते हैं। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है या विटामिन B12 या फोलेट की कमी से, विटामिन B12 या फोलेट में विटामिन B9 की कमी से होता है। इसमें सेल्स की साइज बड़ी हो जाती है, इसमें सेल्स की साइज बड़ी हो जाती है, तो हमको सेल देखना है, यानी कि बोन मैरो एस्पायरेशन से आसानी से पहचाना जा सकता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर गौचर डिजीज, देखिए इसमें स्पेशल गौचर सेल्स जो कि लिपिड से भरी है, यानी लिपिड युक्त होती है, जो कि आमतौर पर बोन मैरो एस्पायरेशन से दिख जाती है, गौचर डिजीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्रिफाइन बायोप्सी के लिए अप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 एब्जॉर्ब्ड इन, विटामिन B12 एब्जॉर्ब्ड इन, विटामिन B12 इंटेस्टाइन के किस हिस्से में एब्जॉर्ब होता है, क्वेश्चन ये पूछता है। ऑप्शन ए थ्रू आउट इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी एलियम, ऑप्शन डी ब्रेन। देखिए इसका जो राइट आंसर है गाइस कौन सा हो जाएगा, इलियम। देखिए इलियम मेनली इसको हम लोग स्पेशली बोले तो टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम मीन्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा होता है उसको टर्मिनल इलियम बोलते हैं, वही ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग। विटामिन B12 एब्जॉर्ब कैसे होता है, देखिए विटामिन B12 एब्जॉर्ब कैसे होता है, जब हम खाने में विटामिन B12 लेते हैं, ठीक है, तो हमारे स्टोमक में एक स्पेशल प्रोटीन बनता है, हमारे स्टोमक में एक स्पेशल प्रोटीन बनता है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये दोनों आपस में जुड़कर विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
बिना इंट्रिंसिक फैक्टर के विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। अब एक कॉम्प्लेक्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी हिस्से यानी टर्मिनल इलियम तक पहुंचता है और वहां जाकर इसका फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? इलियम, टर्मिनल इलियम, राइट आंसर। ठीक, अभी तक देखिए गाइस आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन की पैरामीटर, तो हमने देखा साइट ऑफ विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम, ठीक है, और इसको रिक्वायर्ड फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस बाय पैराइटल सेल्स। इंट्रिंसिक फैक्टर किससे प्रोड्यूस होता है? पैराइटल सेल्स से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखने वाली बात। एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए टेस्ट जो करते हैं सीलिंग टेस्ट करते हैं। कौन सा? सीलिंग टेस्ट। वेरी VVI को इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डिफिशियंसी कॉजेज, कौन सा डिफिशियंसी हो जाएगा विटामिन B12 की? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, ठीक है। इधर और भी कुछ दिए गए आपको डिटेल्स, फंक्शन, विजुअल, जो कि मेनली उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने इसमें आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश टेबम कॉजेज। फिश टेबम हमारे शरीर में किस चीज़ की डिफिशियंसी कर देता है, किस चीज़ की कमी कर देता है? फिश टेबम। ऑप्शन है विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन बी आयरन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी विटामिन D डिफिशियंसी, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। देखिए इसका जो राइट आंसर है फिश टेबम किसकी डिफिशियंसी कॉज करता है? तो विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉज करता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या करता है। देखिए फिश टेबम में क्या पैरासाइट है जो आमतौर पर कच्ची या ठीक से ना पकी हुई मछली खाने से इंसान के इंटेस्टाइन में चला जाता है। इस टेबम को विटामिन B12 बहुत पसंद होता है जब इंसान खाना खाता है। तो हमारी बॉडी विटामिन B12 एब्जॉर्ब करे उससे पहले ये टेबम इंटेस्टाइन में बैठकर सारा विटामिन B12 कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। जिससे इंसान के ब्लड में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। अब विटामिन B12 हमारे शरीर हमारे RBC को सही शेप देने के लिए जरूरी होता है। अब विटामिन B12 की कमी से RBC का आकार क्या होता है? नॉर्मल से बहुत बड़ा हो जाता है, नॉर्मल से बहुत बड़ा हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो फिश टेबम जो कि डाइफाइलोब्रियम लेटम है जो कि विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉज करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हुकबम, इसको समझते हैं हम। हुकबम जो कि टेबम से अलग होता है, हुकबम जो होता है टेबम से अलग होता है। ये हमारे इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक जाता है। हुकबम जो होता है हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक जाता है और लगातार ब्लड को चूसता है, लगातार ब्लड को क्या करता है? सक करता है। अगर लगातार ब्लड के बहने और चूसने से बॉडी में खून की कमी हो जाती है, जिसका मतलब है शरीर में आयरन की कमी हो रही है। आयरन की कमी की वजह से जो कंडीशन बनती है उसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। इसमें RBC की क्या होता है? RBC छोटे और पीले हो जाते हैं, मतलब कि उसको कंडीशन क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? विटामिन B12 डिफिशियंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हुकबम पूरी जगह आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कौन कॉज करता है? तो हुकबम, जैसे कि इन साइलोस्टोमा और निकेटर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डैश इन सीरम इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन। देखिए सर सीरम के टेस्ट में किसका मिलना ये बताता है कि मरीज के इन्फेक्शन अभी ही इंडिकेट रिसेंट मतलब हाल ही में हुआ है ना। सीरम के टेस्ट में किसका मिलना ये बताता है कि मरीज का जो इन्फेक्शन हुआ अभी अभी हुआ है, यानी कुछ समय पहले हुआ है। इसको रिसेंट। ऑप्शन ए IgM, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgD, ऑप्शन डी IgE। देखिए इसको समझते हैं। इसका जो राइट आंसर है IgM है। इतना तो पता चल गया, इसका राइट आंसर IgM है। देखिए इसको अब समझते हैं हम अच्छे से। जब भी हमारे शरीर में कोई न्यू वायरस या बैक्टीरिया पहली बार अटैक करता है, जब भी हमारे शरीर में कोई न्यू वायरस या फिर बैक्टीरिया पहली बार अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले IgM नाम की IgM नाम की एंटीबॉडी बनाता है। यही हमारी जो होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है।
आइजीएम क्या, पेंटामर, यही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। क्योंकि ये सबसे पहले बनती है, इसलिए अगर किसी पेशेंट के सीरम में आईजीएम पॉजिटिव मिलता है तो इसका सीधा मतलब है कि इन्फेक्शन अभी नया मीन्स रिसेंट या एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, जिसको कि रिसेंट या एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आईजीएम है, एक पता चल ही गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की। आईजीजी था, देखिए आईजीजी जो कि मोनोमर होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंडिकेट्स पास्ट इन्फेक्शन या इम्यूनिटी। देखिए, जब इन्फेक्शन थोड़ा पुराना हो जाता है या ठीक होने लगता है तो बॉडी आईजीजी बनाती है। अगर ब्लड टेस्ट में आईजीजी मिलता है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन पुराना हो चुका है, जो कि पास्ट इन्फेक्शन है। ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आईजीई की। ऑप्शन में आईजीई था। देखिए, अगर किसी को एलर्जी है किसी चीज़ से या फिर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो बॉडी में आईजीई का लेवल बढ़ जाता है। एलर्जी एंड पैरासाइटिक कंडीशन में आईजीजी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, अब है आईजीजी, ये बी सेल्स नाम की डब्ल्यूबीसी के ऊपर एक रिसेप्शन की तरह काम करता है। कौन? आईजीजी। आईजीजी क्या करता है? ये बी सेल नाम की जो डब्ल्यूबीसी बी सेल नाम की डब्ल्यूबीसी के ऊपर एक रिसेप्टर की तरह काम करता है आईजीडी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी सेल रिसेप्टर आईजीडी, इसको याद रखिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? आईजीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। द मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट आर, द मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट आर, कह रहे हैं सेल के बाहर वाले फ्लूइड में सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स में मिनरल्स होता है? सेल के बाहर वाले जो फ्लूइड होते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? ऑप्शन है सोडियम एंड क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम एंड फॉस्फेट। देखिए, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगर आप इसको समझ लेते तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, मान लो हमारी बॉडी एक बैलून की तरह है। ठीक है, इसमें पानी बैलून के अंदर भी है और बाहर भी है। अब सेल के जो बाहर का फ्लूइड एक छोटा सा समुंदर है। जो सेल है इसके जो बाहर का फ्लूइड एक छोटा सा समुंदर मान लो। ठीक है, अब समुंदर का पानी कैसा होता है? सेल के बाहर के फ्लूइड की बात करें, सेल के बाहर क्या है? समुंदर है। अब समुंदर का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, मीन सॉल्टी होता है। तो नमक का क्या होता है? नमक को क्या बोलते हैं हम लोग? नमक किससे बना होता है? सोडियम और क्लोराइड। नमक किससे बना होता है? सोडियम और क्लोराइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा होगा? सोडियम और क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद हो गया। इसलिए सेल के बाहर सबसे ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड होता है। अब देखिए, सेल के अंदर क्या होता है? वहाँ पोटेशियम और फॉस्फेट होता है। जैसे केला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, बहुत ही। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पूछे तो सोडियम एंड क्लोराइड, और मेजर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पूछे तो पोटेशियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।